मधुमिता शुक्ला एक ऐसी कवित्री जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी कविता के दम पर बड़ा नाम बना लिया था। 23 साल की उम्र में वीर रस की इस कवित्री को एक शादीशुदा अधेड़ उम्र के बाहुबली नेता से इश्क हो गया और उसके बाद मधुमिता के रोम रोम में श्रृंगार बस गया। मधुमिता शुक्ला 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता फॉरेस्ट में रेंजर थे। भरा पूरा परिवार था। 9 जून 1996 इस दिन मधुमिता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय मधुमिता सिर्फ 16-17 साल की रही होगी। 9 जून 1996 को मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया। पापा मतलब ऐसे डेड बॉडी उनकी पड़ी थी, घर में रखी थी। सब तरफ रोना चिल्लाना मचा हुआ था और हम लोग जीना नहीं चाहते थे। तो उस समय मधु ने पता नहीं क्या था, उसमें कुछ अलग ही था। मधु ने हमारे और हमारे छोटे भाई के और मम्मी के आंसू पोंछे और कहा कि आज से तुम्हारे पिता हम हैं। इसके बाद मधुमिता ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मधुमिता मंचों पर देशभक्ति और वीर रस की कविताएं पढ़ने लगीं। श्रोताओं को उनका बेबाकी वाला अंदाज भा गया और वे इनके कविता पाठ के मुरीद होने लगे। मधुमिता शुक्ला को बड़े बड़े कवियों के साथ कविता पाठ करने के लिए बुलाया जाने लगा। हम लोगों की ज़िंदगी के लिए सबसे मनहूस दिन था जब मधुमिता का कार्यक्रम था और कार्यक्रम सुनने के लिए 2 काल की तरह 2 लड़कियां अमरमणि की और अमरमणि की माँ सावित्री मणि उस कार्यक्रम में बैठी हुई थी। इसने ऑटोग्राफ लिया दोनों ने और कहा परिचय बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों बेटियों ने मधुमिता का ऑटोग्राफ लिया और यहीं से मधुमिता और अमरमणि का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं। कौन है अमरमणि त्रिपाठी? अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल का ऐसा माफिया जिस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। जब उसने राजनीति में कदम रखा तो फिर सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उसका मंत्री बनना तय था। उसका रसूख ऐसा था कि वो सरकार गिरा भी सकता था और बना भी सकता था। अपने रसूख के दम पर ही वो सपा, बसपा और बीजेपी सरकार में मंत्री रहा। कहा जाता है कि अमरमणि ने ही लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता को एक घर दिलवा दिया था, जिसके बाद मधुमिता लखीमपुर से लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। 9 मई 2003 यही वो तारीख थी जब लखनऊ के इसी घर में मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन घर में मधुमिता के अलावा सिर्फ नौकर देशराज था। किसी ने कुंडी बजाई तो देशराज ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर 2 लोग थे जिनमें से एक ने अपना नाम सत्यप्रकाश बताया। मेरा नाम सत्यप्रकाश। उन्हें मधुमिता से मिलना था। ये लोग अंदर आए तो देशराज चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। उसने चाय बनाना शुरू ही किया था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने किचन से बाहर आने की कोशिश की लेकिन कुंडी बाहर से लगा दी गई थी। जैसे तैसे वो खिड़की से बाहर आया और तुरंत मधुमिता के कमरे की तरफ दौड़ा तो उसने देखा कि मधुमिता जमीन पर पड़ी हुई है और हर तरफ खून ही खून है। मधुमिता शुक्ला मर चुकी थी। उसका परिवार लखीमपुर खीरी से लखनऊ आया तो हमने देखा हमारे घर का जो दरवाज़ा था हल्का उड़का हुआ था, हल्की झटकनी लगी हुई थी। जब हमने दरवाज़ा खोला तो देखा मधुमिता हमारी लेटी हुई है, ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसको इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा था। जब उसकी गोली मारी है इन लोगों ने तो उसको तड़पने तक का मौका नहीं दिया। उसके मुंह पर हाथ इन लोगों ने रख दिया था और उसके चेहरा पे पूरा फेना था, पूरा इतना मुँह उसका फेने से ढका हुआ था। तो हमें ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निधि शुक्ला ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि ने ही मधुमिता की हत्या करवाई है। लेकिन पुलिस ने देशराज के बयान के आधार पर सिर्फ सत्यप्रकाश और एक अन्य को आरोपी बनाकर जांच शुरू कर दी। तब हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले चारों सब तरफ से हमको घेर लिया। भयानक मंजर था। आप सोचिए हम अकेले, यहाँ तक कि उन लोगों ने हाथ भी चलाया मेरे ऊपर, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे मेरे साथ कि अमरमणि का नाम मत लिखो, मधुमणि का नाम मत लिखो। और मोबाइल फ़ोन मधुमिता का था, वो एसएचओ के पास था। तो एसएचओ ने कहा लो मंत्री जी से बात करो। तो जब ये इसने कहा कि ये हंस रहा था फ़ोन पे
उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब हमने 2 बार एफआईआर में अमरमणि का नाम लिखा। जब 2 बार लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम वो कागज़ फाड़ दिया, दूसरा कागज़ दिया। उन्होंने कहा अब तीसरी बार जो है अगर फिर अमरमणि का नाम लिखा, मतलब कहते हुए ख़राब लगता है, लेकिन उन्होंने हमको मारा भी थोड़ा बुरा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये ना माने तो इनको रात में किस्सा यहीं ख़त्म करो, यहीं जला दूँ। तो इस वजह से फिर हमने, जैसा पुलिस वालों ने कहा, वैसी एफआईआर हमने लिख के रख दी थी। जब मन की एफआईआर लिखवा ली और हम लोगों को बाकायदा धमका दिया कि मंत्री जी के खिलाफ़ एक शब्द नहीं बोलना है, और अगर बोला तुम लोगों ने तो कोई जिंदा तुम्हारे परिवार में बचा नहीं। जैसे मधु के साथ हुआ वैसे तुम सबके साथ होगा। जब मधुमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने सबको चौंका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया। मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी। मधुमिता के घर से मिली डायरी, कपड़े और कुछ दूसरे अहम सबूत निधि शुक्ला के अमरमणि पर लगाए आरोपों की पुष्टि कर रहे थे। अमरमणि पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लग रहे थे। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी। वो ऐसा था कि बसपा की सरकार थी उस समय। मायावती का एक खास मंत्री था, सरकार बनाता और बिगाड़ता था। अटल जी की वजह से जब वो स्पेन गए तो वहाँ स्पेन में मधुमिता केस ही छाया हुआ था। तो वो उनको ये लगा कि अरे यहाँ तक बदनामी हो रही है, और मीडिया के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से इसमें सीबीआई लगी थी। राजनीतिक दबाव के चलते मायावती ने इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। डीएनए जांच में साबित हो गया कि मधुमिता के गर्भ में पल रहा 7 महीने का भ्रूण अमरमणि त्रिपाठी का ही था। सीबीआई ने सबूतों के आधार पर अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया। जांच आगे बढ़ी तो अमरमणि की पत्नी मधुमणि और उसके रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी के भी इस हत्याकांड में शामिल होने का पता चला। अमरमणि पहले 2 बार मधुमिता का गर्भपात करवा चुका था, लेकिन मधुमिता अब फिर से इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए अमरमणि के साथ साथ उसकी पत्नी मधुमणि को भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। अमरमणि और मधुमणि ने रोहित के साथ मिलकर मधुमिता को मारने का फैसला कर लिया। इस काम को संतोष राय और प्रकाश पांडे ने अंजाम दिया। संतोष राय ने ही नौकर देशराज को अपना नाम सत्यप्रकाश बताया था। दिसंबर 2003 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और लखनऊ सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मधुमिता के परिवार का कहना था कि अमरमणि अपने रसूख के चलते केस को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फरवरी 2007 में मधुमिता मर्डर केस देहरादून की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां प्रकाश पांडे को छोड़कर चारों आरोपियों अमरमणि, मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी और संतोष राय को न्यायालय ने दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रकाश पांडे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जुलाई 2011 में नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रकाश राय को भी दोषी माना और चारों आरोपियों की सजा को बरकरार रखते हुए उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों को उत्तराखंड जेल भेज दिया गया, लेकिन बाहुबल और रसूख के चलते अमरमणि बार बार पैरोल पर छूटता रहा। साल 2015 में गोरखपुर कोर्ट में एक चेक बाउंस का केस खोला गया, जिसकी पेशी के लिए अमरमणि और मधुमणि को गोरखपुर लाया गया, जहां दोनों की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें राघव दास मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया। बीमारी क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन में अमरमणि वहीं से अपना जनता दरबार चलाता मिला। स्टिंग के इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि ना तो वो बीमार है और ना ही कोई सजा काट रहा है। अपने कानून में मामला ये है कि विक्टिम के लिए कानून उतने नहीं हैं, लेकिन जो अपराधी होता है उसको उसके बचाने के लिए 50 कानून हैं। अब वो मर्सी पिटीशन, कभी वो पैरोल मांगता है, 5 अभियुक्त हैं, 5 आदमी अपने अपने लिए कोर्ट जाते रहते हैं बराबर।